नमस्कार, ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट में आज से ठीक 12 दिन बाद ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह जैसी कुरीतियों पर लगातार सुनवाई शुरू होगी। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इस बात पर बहस होगी कि मुस्लिम समाज की ये परंपराएं देश के संविधान के खिलाफ हैं या नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज में अपील की कि वो समाज की इस कुरीति को दूर करने के लिए आगे आए। सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रधानमंत्री को ये अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या 3 तलाक राजनीति की वजह से मुद्दा बना? इसीलिए आज ताल ठोके से हम पूछेंगे, 3 तलाक पर मुसलमान क्या मोदी की बात सुनेंगे? क्या 3 तलाक के अत्याचार के लिए इस पर खामोश रहने वाले भी जिम्मेदार हैं? तीन तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माता और बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। कर्नाटक में जो आने वाले चुनाव है उसको ध्यान में रख के उन्होंने अपनी सरकार की पूरी बातें इस बसु जयंती के समारोह में बताया। मैं मानता हूं कि जिन लोग खुद शीशे के मकान में बैठे हैं उन्हें दूसरों के मकानों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा है। ये धर्म का मामला है तो धार्मिक लोगों को, मजहबी लोगों को हल करना चाहिए। ऐसे में मोदी जी का बयान कहीं ना कहीं चिंता पैदा करता है मुसलमानों के अंदर। मोदी जी को चाहिए था कि मोदी जी ये कहते कि एक धर्म विशेष का मामला है और धर्म विशेष को चाहिए कि आपस में बैठकर इस पर सहमति बनाएं। कुछ और भी समस्याएं हैं मुस्लिम महिलाओं की, उनके बारे में भी पीएम थोड़ा सा बयान दें। गैर मुस्लिम बच्चियों को बुर्का उड़ाकर टेलीविजन पर लाकर मुसलमान और इस्लाम को गाली दिलवाना। कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। उन्होंने खुलेआम जो ये मुसलमानों पर और मजहब इस्लाम पर हमला किया है, हम ये समझते हैं कि उनको इसके लिए मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, 3 तलाक पर मोदी की बात मानेंगे मुसलमान? दूसरा सवाल, महिलाओं पर अत्याचार की राजनीति से 3 तलाक कब? तीसरा सवाल, 3 तलाक के अत्याचार के पीछे गंदी नीयत? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, 3 तलाक का अत्याचार, चुप रहने वाले जिम्मेदार? तो ताल ठोके में आज सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री की इस अपील को किस तरीके से देखा जाए। देखने वाले इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं और देखने वाले ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज के लोग ही बाहर निकलते हैं तो शायद समाधान का एक रास्ता निकलकर बाहर आ सकता है। ताल ठोके में आज इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नुपुर शर्मा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी रही हैं वो। इनके अलावा ताहिरा हसन है, सामाजिक कार्यकर्ता और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी अपने विचार साथ में रखेंगे। और साथ ही डॉक्टर जीनत शौकत मुंबई से हैं, वो हमारे साथ में, और इस्लामिक स्टडीज सेंटर जेवियर कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं। फहीम बेग साहब हमारे साथ में हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। और साथ ही साथ पवन खेड़ा साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। पहला सवाल जो बनता है वो मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब से ही बनता है। कासमी साहब, अच्छा, इस बहस को शुरू करने से पहले बता दें कि 1.5 मिनट का शुरू में हम लोग एक बजर रखेंगे। आपको एक टाइम मिलेगा 1.5 मिनट में अपनी बात रखने का, बीच में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। उसके बाद
बातचीत को इस घड़ी से हटा करके फिर आगे बढ़ाएंगे। कासमी साहब, क्या माने, प्रधानमंत्री ने जो ये बात बोली, कहा कि मुस्लिम समाज में ही इस समाधान को रखना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, कोई रास्ता बाहर आना चाहिए, बुद्धिजीवियों के लिए खासतौर से इशारा किया, तो माने कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये जो कुरीति चल रही है उसके खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने किस इंटेंशन के साथ कहा है, मैं शक नहीं करता उनके इंटेंशन पे, लेकिन एक ज़िम्मेदार, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, तो उन्हें सिर्फ मुसलमानों की फ़िक्र करने के बजाय जनरल महिलाओं की फ़िक्र करनी चाहिए और आम महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करते तो बहुत अच्छा होता। अगर वो मुस्लिम महिला जो डिवोर्सी हैं अगर कहीं परेशान हैं तो उनको देखना चाहिए कि हमारा सरकारी आंकड़ा क्या कहता है कि मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा डिवोर्सी हैं, ज़्यादा सेपरेशन के शिकार हैं या हिंदू महिलाएँ ज़्यादा शिकार हैं। उन्हें 2011 के आंकड़ा को भी सामने रखना चाहिए, आज के आंकड़े को भी सामने रखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि वृंदावन में जहाँ जो है कितने हज़ार शाखाएं चल रही हैं और कितनी लाखों महिलाएं जो बेवाएं हैं और किस तरह से गुजर रही हैं, जिसको अगर कभी वाटर फिल्म ने जिस पर आईना दिखाने की कोशिश की थी तो इन्हीं लोगों ने जो है हंगामा करके वाटर फिल्म पर रोक लगा दी थी, वो चीज़ें भी सामने रखनी चाहिए। उन्हें जो है देवदासियों की सूरत हाल को भी पेश नज़र रखना चाहिए कि सिर्फ एक स्टेट में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा देवदासियाँ, तेलंगाना और आंध्रा के आंकड़े आए हैं सामने की देवदासियाँ हैं जहाँ बिल्कुल कम उम्र की बच्चियाँ होती हैं और उसको जो है जिस्म फरोशी जैसे धंधे में जो धकेल दिया जाता है। ये सब वो धर्म के नाम पर होता है और समाज का इतना बड़ा ये नासूर है जहाँ जिसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुस्लिम महिलाएं जो डिवोर्सी है, यकीनन जो 3 तलाक के वाक़यात हो रहे हैं, कभी उसकी हौसला अफजाई किसी ने नहीं की। मुस्लिम पर्सनल्लाह ने भी कहा कि ये गलत हो रहा है। चलिए, गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत के खिलाफ खड़े होने की बात जब होती है तो फिर अलग अलग तरीके के तर्क दिए जाते हैं। ताहिर हसन जी, प्रधानमंत्री जो बात आज बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि उससे रास्ता निकलेगा, समाधान जल्दी होगा? देखिए, रास्ता तो निकलेगा। प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो हम लोग 15 साल से लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि अब रास्ता निकलेगा, क्योंकि महिलाएं वोकल हुई हैं, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे आई हैं, वो अपनी बात रख रही हैं और हमारे जो उलेमा इसके तरफदारी में खड़े हैं उनको पता चलेगा कि वो कितने गलत थे और कितनी उनको अभी मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि इस्लाम में नहीं है, कुरान के किसी सूरे में ये साबित नहीं किया जा सकता। मैं कुरान को करी सबसे ऑथेंटिक किताब है, हदीसों पे मौलाना साहबान ना घसीट के मुझे ले जाएं, उसमें कहीं कोई सूरा ऐसा बता दें जहाँ ट्रिपल तलाक इन वन गो को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। तो मैं मानती हूँ अनइस्लामिक भी है, इनह्यूमन भी है, बार्बरिक भी है और 22 मुस्लिम मुल्कों में हटाया जा चुका है, तो इसको हटा देना चाहिए। हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि बहुत से और मसले महिलाओं के लेने चाहिए, बिल्कुल सारे मसले लेने चाहिए। जब जब मसले आएंगे, जिस भी जाति और जिस भी धर्म की महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा, उस समय उन मसलों को उठाया जाएगा। सती प्रथा को हटाया गया क्योंकि वो प्रथा उनके अंदर थी, वो गलत थी, कुरीति थी, उसके खिलाफ एक पूरा मुहिम चला, महिला आंदोलन खड़े हुए और उन्होंने उसको हटवाया। विधवा मैरिज को लाए और जो चाइल्ड मैरिज खत्म की गई। से तमाम कुरीतियां जो है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। तो वहां जहां जहां कुरीतियां होंगी, जो महिलाओं के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मैं कहती हूँ पुरुषों के साथ भी हो रही होंगी, तो वो हटाई जाएंगी। ट्रिपल तलाक इन वन गो भी ऐसी एक कुरीति है जो इस्लाम में भी नहीं है। और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि नहीं। जी जी जी, फहीम बेग साहब, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है जब कोई बाहर से उनकी टेरिटरी में दखलंदाजी करता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कि वो खुद ही समाधान निकालने तो अच्छा है, तो कम से कम इसे एक अच्छी पहल मान करके मुझे लगता है आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक समाज के ऐसे मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और वो सवाल हमसे कर रहे हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अरे श्रीमान जी, राजनीति तो आपने की है। आप जो विकास की बात करके आए थे, देश को चलाने की बात करके आए थे, सब मुद्दे आपने उठा के बिस्तर में रख दिए हैं और आप बात कर रहे हैं 3 तलाक पर, अजान पर, मुसलमानों के मुद्दे पर, जो 20 या 25 करोड़ मुसलमान हैं। आपने वादा करा था 125 करोड़ लोगों के विकास का। सुकमा में अभी 26 जवान मारे गए, 3 जवान अभी कश्मीर में शहीद हुए। आपको उनके लिए फुर्सत नहीं।
आप सिर्फ कहते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं थे कि लव लेटर लिखना बंद कीजिए पाकिस्तान को, नक्सलवाद को मजबूती से जो है नस्त नाबूद कीजिए। आज सिर्फ ट्वीट करके आप उनके जख्मों पर मरहम रखते हैं और मुस्लिम समाज के एक ऐसे मुद्दे को जो सामाजिक मुद्दा है, जो एक ऐसा मुद्दा है जो इनके समाज के लोगों को खुद डील करना है, वह आप राजनीति करके राजनीति से बचने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें आप पे बड़ा गर्व होता है कि आप खुद बिना किसी मामले को सोचे समझे इस तरह के बयान देकर एक समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये विकास नहीं, ये साथ नहीं, ये लोगों के साथ तिरस्कार है। चलिए, लोगों के साथ तिरस्कार नजर आ रहा है। आपके पास जब दोबारा पहुंचेंगे बेग साहब, तो सवाल ये है कि आपने विकास का मुद्दा उठाया, तो मुस्लिम महिलाओं के विकास नहीं होना चाहिए? बाद में पूछूंगा आपसे, लेकिन नुपुर, प्रधानमंत्री जब ये बात बोलते हैं तो कहा जाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। क्या इस बात को हम राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं या फिर यह जानबूझकर दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये पहले समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ नेता, राजनीतिक नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतंत्र तरीके से इलेक्ट होके आए हैं। सबसे पहले बात कही कि बाकी और भी महिलाएं जो बहुत परेशान हैं, ज़रा मुझे समझा दें उनके लिए सेक्शन 125 CRPC, उनके लिए प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और हिंदू लॉ जो कोडिफाइड है, उसके अंदर मेंटेनेंस देने के बहुत तरीके हैं और बेहतर तरीके हैं। तो आप मुस्लिम लॉ को भी कोडिफाई करवा दीजिए, आपको परेशानी क्या हो रही है? सबसे पहला सवाल मेरा उनसे है भाई साहब से। दूसरा, ये कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, तो इनको शायद इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता। ये पूरा का पूरा केस सर्वोच्च न्यायालय ने तभी सुनने को मंजूर किया था जब उन्होंने साफ ये ऑब्जर्वेशन दिया कि कोई मुस्लिम पीड़ित महिला खुद पिटिशनर इन पर्सन बन के आए, केस दर्ज करे, यहाँ पे उसकी अर्जी लगे, तब जाके हम 3 तलाक का मुद्दा सुनेंगे। ये पिछले जनवरी 2016 की बात है। उसके कुछ महीने बाद कुछ मुस्लिम महिला और BMMA जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पिटिशनर कलेक्टिवली करके इन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दी, जो शहर और बानू केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने देश की सरकार से, मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, यह पूछा कि आप अपना एफिडेविट फाइल करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा आर्टिकल 14 और 21 मतलब राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ के बिल्कुल खिलाफ है और इसलिए 3 तलाक हटना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए सोचेगा, आपको पसंद आए ना आए। पवन खेड़ा जी, अब सवाल आपसे ही बन रहा है। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ध्यान में रख करके ये बात बोल रहे हैं, इशारा उनका कर्नाटक चुनाव की तरफ है। मैं बाकी चीज़ें बाद में पूछूंगा, आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के जो नेता इस बात को बोल रहे हैं, आपकी पार्टी क्या ट्रिपल तलाक के पक्ष में है? ट्रिपल तलाक जिस मौजूदा हालत में है उसके कौन पक्ष में है? कोई पक्ष में नहीं, मुसलमान भी पक्ष में नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नामक एक NGO है जिसको हम मजबूती देते रहेंगे। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी उसी NGO को क्यों मजबूती दे रही है, हमें तो ये बात नहीं समझ में आ रही। जितने संघ परिवार के सदस्य हैं उन्हें बड़ा सूट करता है कि मुस्लिम संगठन में जो कट्टरपंथी संगठन है उनको मजबूती दें और खुद भी मजबूती इसी ढंग से प्राप्त करते रहें। तो ये जो एक दूसरे को मजबूती देने की ये जो राजनीति चल रही है, उसी के कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने आज टिप्पणी की है। इसमें टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप अपना ऑर्डिनेंस दीजिए, आप अपना एफिडेविट दीजिए और लोगों को भी एफिडेविट देने दीजिए, मालूम पड़ जाएगा कौन कहां खड़ा है इस मुद्दे पर। ये इतनी राजनीति कर क्यों जा रही है? प्रधानमंत्री जिस मंच पे, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों से क्यों अपील कर रहे हैं? वो सबके बारे में बात करें, सब महिलाओं के बारे में बात करें, जो कुरीतियां दहेज प्रथा है या कोई भी प्रथा किसी भी मजहब में है उसके खिलाफ बात करें और बोलें। भाई, सती प्रथा की बात अभी एक पैनलिस्ट ने उठाई थी, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज, इन लोगों ने उठाया ये मुद्दा, रिफॉर्म की आवाज भीतर से निकली। अंग्रेजों ने भी इसमें राजनीति नहीं की थी, ये तो प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, सामने दिख रहा है। क्यों राजनीति कर रहे हैं इस पे? आप अपना एफिडेविट फाइल कीजिए जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना एफिडेविट फाइल करे, मालूम पड़ जाएगा कोई ना कोई एक्सपोज होगा जो इस तरह की ट्रिपल तलाक के फेवर में है। औरंगाबाद बेंच जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट की, उसमें जस्टिस लाहौटी ऑलरेडी इसको इलीगल करार कर चुके हैं और भी कई कोर्ट्स ने इसको इलीगल करार कर दिया है। इसमें अब क्या मुद्दा है? क्यों डिबेट हो रही है? डिबेट इसलिए हो रही है ताकि इस देखिए, डिबेट किस वजह से हो रही है ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं पवन खेड़ा, लेकिन डॉक्टर जीनत शौकत मुंबई की विजडम फाउंडेशन की डायरेक्टर जनरल हैं और सबसे खास बात यह कि इस्लाम में शादी और तलाक पर उन्होंने PhD की हुई है। डॉक्टर जीनत, अभी आपने सुना होगा बेग साहब क्या कह रहे थे और उससे पहले मुफ्ती एजाज अरशद क्या कह रहे थे। अब थोड़ा सा समझा दीजिए लोगों को
कि ये जो बार बार हवाला देते हैं कुरान का, हकीकत है क्या ट्रिपल तलाक को लेकर के? जी नहीं, बिल्कुल हकीकत नहीं है। सबसे पहले तो ये बात 2-3 क्विक पॉइंट्स मैं आपसे कहने जा रही हूँ। सबसे पहले ये है कि कुरान शरीफ में जो बात नहीं लिखी है, इट इज़ नो वे मेंशन ट्रिपल तलाक। ये एक पुराना प्री इस्लामिक कस्टम था जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद वापस दोबारा आ गया, लेकिन इसको हमारे प्रॉफिट ने अबॉलिश किया। कुरान ने कभी इसका मेंशन नहीं किया। तो ये बात जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले एडमिट करना चाहिए, और इसी बुनियाद पे जो दुनिया की कंट्रीज़ है वो ये लॉज चेंज करी है, ये इस बुनियाद पे चेंज की है। जैसा कि पाकिस्तान दो इट्स अ रिडंडेंट बैकवर्ड कंट्री, लेकिन ये 1961 में उन्होंने जब ये लॉज इंट्रोड्यूस किया, आज वो लॉ ऐसी है कि एक इंसान अगर ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया और वो आर्बिट्रेशन काउंसिल और उसकी वाइफ को नहीं बताया तो सीधा ही गोज टू जेल, और उसके साथ 10,000 रुपीज़ फाइन है, 2 years जेल। तो मतलब ये है कि कुरान शरीफ में जो चीज़ नहीं है वो हमारे लोग क्यों उसको इसरार कर रहे हैं ऑल द टाइम कि ये है। ये पहली बात है। सेकेंडली, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी टू प्रोटेक्ट मुस्लिम्स, और उसमें मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने में मुस्लिम वीमेन को तो उन लोग भूल ही गए। इतने सालों से जब वो है उनकी, यानी कि दे एग्जिस्ट फॉर सो मेनी इयर्स, उन्होंने क्या किया, और अब भी दे आर नॉट विलिंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज, नॉट विलिंग टू मीट। चलिए अब डिबेट ओपन कर देते हैं, घड़ी हट जाती है। और कासमी साहब, सवाल अब आपसे ही है। जो बात डॉक्टर जीनत कह रही हैं, कुरान शरीफ में जब लिखा नहीं है तो फिर महिलाओं पर ये थोपने की ज़रूरत क्यों है? क्यों सच को स्वीकार नहीं कर रहे? क्यों इसको ख़त्म नहीं कर रहे आप लोग? अब ये देखिए कि डॉक्टर जीनत अमान ज़्यादा कुरान को समझती हैं या ज़्यादा जो पूरे देश भर के उलमा और स्कॉलर जिसके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठते हैं और सर जोड़ते हैं, और 1400 साल से जितने उलमा और स्कॉलर आए हैं, यहाँ तक कि 4 स्कूल ऑफ थॉट है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, सबके नज़दीक अलल इत्तेफाक 3 तलाक वैलिड है। जो चीज़ कुरान में नहीं है तो फिर हमें हदीस में देखना होता है। बाज़ महिला ये कहती है कि हदीस में हमें न घिसेटा जाए। जो महिला ये कह रही है कि हमें हदीस में न घिसेटा जाए, मैं तो कहूँगा कि वो अपने ईमान पे नजरसानी करे कि अगर कोई हदीस को नहीं मानता है वो मुसलमान ही नहीं है। कासमी साहब, आप वो कहती है कि हमें हदीस में न घिसेटा जाए। कुरान इस्लामिक कानून के 4 रेफरेंसेस हैं। इस्लामिक देश हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया, वो सब उनका दिमाग नहीं है। एक आप ही समझदार हैं इस्लाम के। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया की 22 कंट्री किसी एक आदमी ने कह दिया और तोता की तरह हर आदमी रटने लग गए। किसी एक आदमी के पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट नहीं है जिसमें आप बता दें कि किसी भी कंट्री ने बैन किया हो। एक आदमी ने किसी एक देश ने नहीं कहा है कासमी साहब, लेकिन दिक्कत ये है प्रैक्टिस के रोकथाम की कोशिश की है, और वो रोकथाम की कोशिश हम भी कर रहे हैं। आप लोग उस आवाज को सुनना चाहते नहीं, उस सच को देखना चाहते नहीं। लेकिन बेग साहब, सवाल ये है कि आपने ये बात तो उठा दी कि प्रधानमंत्री विकास की बात हम देख रहे थे, उसके हिसाब से उनको सोच रहे थे विकास की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जब मुस्लिम महिलाओं के विकास की बात करते हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो जाती है? पर्सनल लॉ वुमेन की आवाज नहीं सुनी जाती, औरतों की आवाज। जी बेग साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी संगठन है जिसमें 25% मुस्लिम खवातीन को रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ मुस्लिम महिलाएं हैं, वहाँ एक्सपर्ट हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, सारी महिलाएं। इसी वजह से मुस्लिम महिलाओं को SMS पर तलाक दे दिया जाता है, इसी वजह से व्हाट्सएप पर तलाक भेज दिया जाता है, इसी वजह से रात में सोते हुए तलाक दे दिया जाता है, और आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैठा रहता है। देखिए, अब अगर मुस्लिम महिलाओं में कहीं एक जगह भी तलाक का रेशियो है या तलाक का वाकया है तो वो बैठ के प्रोसेस करते हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी में तो वो भी नहीं है, बोलते भी नहीं और अलग हो जाते हैं। तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में, और ऐसी लाइफ गुजार देते हैं। तकरीबन 8 लाख इस वक्त हिंदू महिलाएं हैं, 8 लाख मैं आपको कासमी साहब जरा सुन लीजिए, कासमी साहब जरा सुन लीजिए, लाइफ नहीं है जिसकी। मैं आ सकती हूँ जी बेग साहब? जी कहना आज नहीं है कि 3 तलाक और इसका क्या क्या इसके इश्यूज हैं, कुरान हदीस क्या कहता है, नाम लेकर एक सबसे बड़ी राजनीति की है। आज उस पर चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बेग साहब, उसी पे चर्चा हो रही है, राजनीति कहां दिखाई दे रही है? अगर देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं तो आपको उसमें राजनीति नजर आती है? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं,
वो कहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसको नहीं जाने देना चाहिए। अरे आपने आपके छोटे छोटे मंत्रियों ने, एमपीओ ने, एमएलए ने, यहां तक के अभी दिल्ली में निगम का जो चुनाव हुआ इसमें 3 तलाक आपने घुमाया है। बड़े अफसोस की बात है कि आपने राष्ट्रीय मुद्दे नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दा इसको बना दिया है। ये एक गंभीरता को देख समझ नहीं पा रहे कि आपको मुसलमानों के इस मुद्दे की गंभीरता को आप समझ नहीं पा रहे हैं। ताहिरा हसन, सवाल ये है कि आखिर दिक्कत क्यों हो जाती है बेग साहब या फिर कासिम साहब लोगों को जब मुस्लिम महिलाओं के विकास की बात की जाती है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया जाता है। 1 सेकंड मेरे को आने दीजिए प्लीज यहाँ पे। राहुल जी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए नुपुर, बोलिए। मुसलमानों के तालीम, मुझे जरा प्लीज बोलने दीजिए, अगर सब बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। प्लीज प्रधानमंत्री उस पर खामोश है। बेग साहब सुन लीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। वैसे आपको महिलाओं की आवाज पसंद नहीं है, मुझे साफ समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने दीजिए नुपुर को, बोलने दीजिए। नुपुर बोलिए। सरकारी नौकरी देखिए सबको बहुत चिंता हो रही है देश के विकास की। सुनिए, अच्छा सुन लीजिए। बेग साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए भाई। बेग साहब दूसरों की भी सुनिए। बेग साहब नुपुर मेरा नाम है, आप भी सुन लीजिए। यहाँ पे बैठकर सभी को देश की विकास की चिंता हो रही है, कुपवारा की चिंता हो रही है, सुकमा की चिंता हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन्हीं प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी, वो बुरहान वानी को भी मारने वाले हमारी सरकार थी। ये ना भूलिए 2006 से बुरहान वानी कैसे खुलेआम घूम रहा था, प्लीज ना भूलिए। दूसरी बात, देश की विकास की अगर आपको इतनी चिंता है तो देश के विकास के अंदर विकास की प्रगति के सुन लीजिए, देश की प्रगति के अंदर मुस्लिम महिला भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। अब आप मुझे बताइए, आप लोग एक NGO है, राहुल जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। आप मेरी सबसे पहले तो मैं पवन खेड़ा जी की बात सरकार चला रहे हैं, प्लीज बोलने दीजिए। राहुल जी बहुत जरूरी है, क्लियर हो जानी चाहिए बेग साहब। पहले तो जिस चीज को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आप बैठे हुए हैं, जो आप बार बार कुरान शरीफ का हवाला देते हैं, जो बार बार आप अपने धर्म की बात करते हैं, हकीकत उसकी क्या। नुपुर मैं आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन आज प्रोफेसर जीनत हैं हमारे साथ में, जो कि इस पर बाकायदा रिसर्च किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, और उनसे बेहतर इस चीज को कोई बता नहीं सकता। ये मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, कासिम साहब बैठे हुए हैं, या फिर बेग साहब बैठे हुए हैं। आज जीनत जी उनको बताना जरूर चाहिए कि जिस मुद्दे को लेकर वो अड़े हुए हैं, अब वो अड़े किस वजह से हर कोई आदमी समझता है अच्छी तरीके से, उनको बताइए तो सही कि एक्चुअली धर्म में लिखा क्या है जिसको एक गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करने में लगे। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक किताब है जो उनका कानून इस्लामी कहा जाता है, उसके आर्टिकल 267 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये जो जनाब यहाँ बैठे हुए हैं वो खुद लिखे हैं कि तलाक बिदअत इज हेटफुल अनकुरानिक वे ऑफ गिविंग तलाक इज ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, और उसको ममनून कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है, और आगे जाके कहती दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज अ क्राइम, और आगे जाके कहती है कि लेकिन ये क्राइम है, ये बुरी चीज है, ये ममनू है, ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन आप इसको दे सकते हो। जो आदमी दिया वो बुरा है, लेकिन देना उसका वैलिड है। ये क्या बात हुई? ये हमको बेवकूफ समझते हैं या अपने आप को क्या समझते हैं? उसको समझ में नहीं, ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये मेरी लॉ नहीं है। हाँ, जरा सा आप अपना भी दिमाग खोलिए ना, मैं समझाता हूँ। और दूसरी बात मौलाना साहब, लेकिन आप रुक जाइए, को समझ ही नहीं रहे जिस वक्त में आज देश दुनिया पहुंच रही है। आप आंखें बंद करके उस पुराने कानून पर बैठे हुए जिसको बनाया गया और जिसमें ध्यान ही नहीं दिया गया कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अब क्या थी, अब क्या है, और जो उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो खुद बता रही है डॉक्टर जीनत की क्या लिखा हुआ है, उस बात को पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों एक मुस्लिम समाज का तबका है जो इस बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं साहब ट्रिपल तलाक पर तो कोई समझौता होगा नहीं? क्यों प्रधानमंत्री की इस बात को राजनीतिक पार्टियां राजनीति से जोड़ने की कोशिश में लगातार